tell me a little bit about your association with Soumya Joshi, because you've done so much work with him. Yeah, yeah. So how did you guys meet and how did you guys click so much? Yeah. वी हैव डन सो मच ऑफ वर्क, नहीं हमने सब काम साथ में ही किया है, ऐसा सब काम साथ में किया है. इट वॉज लाइक व्हेन वी आई डिड कांजी विरुद्ध कांजी. एट दैट टाइम आई हर्ड अबाउट सौम्य जोशीज नेम, कि सौम्य जोशी डन वन प्ले कि चाल दोस्त एवा नगर में जाइए, ऐसा कोई एक प्ले है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है. इट्स अ वन एक्ट प्ले. तो वन एक्ट में इतना क्या गर्मी है. बट व्हेन आई वेंट एंड सॉ दैट प्ले, सौम्या मेरे से उम्र में शायद 8-10 साल छोटा होगा. मैंने सोचा कि इसको मैं मेरा गुरु बनाता हूँ. इतने लेवल तक मैं सौम्य का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सो मैंने सौम्य को बोला कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आगे जाके, अगर फुल लेंथ में कुछ करना है तो डू लेट मी नो. एंड ही ऑल्सो सॉ टू इट कि मेरा प्ले कैसा चल रहा है. तो इवन ही केम एंड वॉच माई प्ले कांजी विरुद्ध कांजी, एंड ही फेल्ट कि नो, ये सेंसिबिलिटी मैच हो रही है कि थिएटर करना तो ऐसा करना कि जिसमें कोई एक अच्छी अलग बात हो, कुछ अलग करना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ थिएटर करेंगे तो और मज़ा आएगा. सो देन वी जेल्ड वेरी वेल. भरत ठक्कर उस वक्त हमारे साथ रहते थे, तो हम लोगों ने साथ में मिलके प्ले किया. भावेश मांडलिया भी उस वक्त हमारे साथ में थे, और हेमल ठक्कर. तो हम लोगों ने मिलकर पहले वेलकम जिंदगी अहमदाबाद में वो लोगों ने रिहर्सल करके रेडी रखा था, और मैं, भावेश मांडलिया, भरत ठक्कर एंड हेमल ठक्कर हम लोग वहाँ प्ले देखने गए थे. तो कोई ऑडियंस नहीं था, सिर्फ हम लोग 4 लोग थे, और वो लोगों के सामने हमने वेलकम जिंदगी गुजराती का हमने एक 45 मिनट्स तक का हमने रिहर्सल देखा. एंड वी वर ब्लोन. आई मीन ऐसा था कि यार ये प्ले बम्बई में लेकर आना ही चाहिए. अच्छा ऐसा था, तभी चैलेंज बहुत थी, क्योंकि एकदम ही नए लोग थे. सौम्य जोशी, जिग्ना व्यास एंड अभिनय बैंकर, वैसे कोई स्टार था नहीं. ना मैं और भावेश या भरत ठक्कर या हेमल ठक्कर इतने बड़े स्टार थे. हम थिएटर कर रहे थे, उतना ही था. तब उस वक्त कोई स्टार नहीं था, ना ओ माई गॉड की कोई ऐसी फिल्म भी बनी थी. तभी सिर्फ थिएटर ही थिएटर था. उस वक्त हमने बोला कि अहमदाबाद के लोग यहाँ आके परफॉर्म करेंगे. अच्छा यहाँ ऐसा भी है कि इवन इन अहमदाबाद भी ऐसा है कि अहमदाबाद में जब बम्बई का प्ले आता है तो अच्छा चलता है. वहाँ के लोग अगर प्ले करते हैं तो वो प्ले उतना नहीं चलता है. अहमदाबाद के लोगों को ही अहमदाबाद में नहीं चलता है. हाँ है, पर उस वक्त की बात कर रहा हूँ. तो उस वक्त ऐसा बहुत था. अभी तो अहमदाबाद में भी काफ़ी सिनारियो बहुत अच्छा चेंज हुआ है कि अच्छा थिएटर वहाँ पर बहुत हो रहा है. तो उस वक्त ऐसा बहुत था. तो हमको लगा कि ये अगर बॉम्बे में आएंगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे. बट हम लोगों को कंटेंट इतना अच्छा लगा था, उसका राइटिंग, डायरेक्शन, सबके परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे लगे थे कि हमने बोला कि करते हैं ये. यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सेट हो, खाली पायजामा और कुर्ता पहन के एक लड़का है जो फादर का रोल कर रहा है. जिग्ना जो है वो ऐसे जो गुजराती घरों में चौल में कैसे मैक्सी पहन के चलती है वैसी. तो यहाँ तो जो पहले जो थिएटर चल रहा था वो कला निकेतन की साड़ियाँ या वही पूरी चकाचौंध वाली ही चीज़ें चल रही थी. यस मतलब लोग बोलते थे कि ये साड़ी कहाँ से लाई. मतलब शो के बाद लोगों को नाटक से ज़्यादा ऐसा होता था कि ये साड़ी कहाँ से आई, ये सूट कहाँ सिलवाया, के टेलर का है या कहाँ करवाते. तो यही पूरा स्टेटमेंट जो था बहुत बड़ा गुजराती में इस तरह का चल रहा था. ऑफ कोर्स पैरेलल थिएटर में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, जैसे ताथैया, खेलैया, काफ़ी वैसे चीज़ें हो रही थी. पर मेन स्ट्रीम जो थिएटर जिसको प्रोसिनियम थिएटर कहते हैं, वहाँ पे बहुत ही अलग तरह के प्लेज ही चल रहे थे. लार्जर देन लाइफ, थोड़ा रियलिस्टिक कम था, और ये बहुत ही रियलिस्टिक प्ले था. पर वो इतना बड़ा हिट हुआ यहाँ पे गुजराती में कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए. मतलब अगर परेश भाई भी जब देखने आए थे गुजराती में, और गुजराती में जब उनको स्टेज पे बुलाया गया और पूछा गया कि आपको ये कैसा लगा, तो परेश भाई ने भी जो इतना थिएटर कर चुके थे, इतनी फिल्में कर चुके, ही सेड कि ये सौम्य जोशी ने मतलब हमें नींद से जगाया हो
एक थप्पड़ मार के इतना बड़ा हमें सिखाया है कि ये प्ले ऐसे भी हो सकते हैं। सो वो लेवल की उसका रेंज बन गया था प्ले का, और प्ले ने बहुत बड़े शो, अच्छे शोज किए थे। उस वक्त से मेरा भी ऐसा था सौम्य के साथ कि सौम्य तू लाइफ में वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक, तुझे दे दूंगा, यू जस्ट हैव टू कम एंड यू जस्ट हैव टू से कि ये बजट का होगा, मेरे पास पैसे हो या ना हो मैं कहीं से भी लेके आऊँगा, पर हम लोग प्ले साथ में करेंगे। और देन आफ्टर दैट वी डिड 102 नॉट आउट प्ले, आज जाने की जिद ना करो, अभी एक और एक प्ले अहमदाबाद में चल रहा है, मेहता वर्सेस मेहता। तो सारे प्लेस फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर ही किए। नो, सब प्ले प्रोड्यूस उनके साथ हम दोनों साथ में मिलके ही करते हैं, पर डायरेक्ट वही करते हैं। ऑफ कोर्स 102 नॉट आउट फिल्म जब बनी 102 नॉट आउट, तो दैट फिल्म आई डायरेक्टेड एंड ही रोट, क्योंकि मेरे लिए वो मीडियम से मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। और मैं सौम्य को बोलता ही हूँ कि जल्दी अभी एक फिल्म भी यू ओनली कम एंड डायरेक्ट, बिकॉज यू हैव दैट सेंसिबिलिटी एंड विजन, सो व्हाई डोंट यू डायरेक्ट। तो वो तो उसके लिए ऑफर खुला है ही सौम्य के लिए। आई रोट इट, डायरेक्टर समबडी एल्स, जो मराठी में जो एक है स्वप्निल बारसकर, ही हैज डायरेक्टेड। Yeah, but it's very different than what is there in Marathi. I read about it. I'll come and see it right now. Do come, yeah. So, tell me a bit about your origins, Umesh, because I don't know where you come from. The intercollegiate. Yes, from intercollegiate. My intercollegiate मनोज शाह एंड महेंद्र जोशी, ये स्कूल थी हमारी, मतलब जहाँ से हम लोग आगे आए हैं। तो मनोज जोशी के साथ, मनोज शाह के साथ हमने कॉलेज में प्ले किया। फिर महेंद्र जोशी के साथ बहुत सारे प्ले किए। महेंद्र जोशी के साथ मैंने काफ़ी बैक स्टेज भी किया, मतलब यस, मीठी बाई स्टूडेंट। तो महेंद्र जोशी के साथ पहले बैक स्टेज ही करता था, तातखिया, रूप सुंदरी, इच्छा कुमारी, वो सब प्ले में बैक स्टेज करता था। फिर मैंने उनके प्ले में छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए। देन फिर प्रोसिनियम में प्लेस किए, काफ़ी प्लेस किए, जिसमें मैं तो हूँ वर्नैक्युलर मीडियम से, पर इंग्लिश प्ले भी 2 किए थे, जिसमें साइको करके एक प्ले था जिसमें आई प्लेड एंथनी पर्किंस कैरेक्टर। सो फॉर मी इट वॉज वेरी चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज मुझे इंग्लिश से लेना देना नहीं था, बट स्टिल मैंने ही वो रोल किया था। डायरेक्टर का कन्विक्शन था दैट यू ओनली डू इट, सो दैट आई डिड। फिर थिएटर काफ़ी करता रहा, थिएटर में लिखता था, थिएटर में एक्टिंग करता था, फिर थिएटर में डायरेक्ट करना शुरू किया। फिर वेब, तभी टेलीविज़न का ज़माना शुरू था, तो टेलीविज़न काफ़ी लिखा मैंने, काफ़ी बड़े बड़े शोज़ उस वक्त लिखे थे। एंड देन आई यूज्ड टू राइट फॉर विथ नीरज वोरा, तो नीरज के साथ काफ़ी मैं एज एन असिस्टेंट राइटिंग में था। काफ़ी फिल्में, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, गोलमाल, जो पहली गोलमाल थी वो फर्स्ट गोलमाल, मैनी फिल्म्स लाइक, उसके साथ बादशाह, जोश, वैसे फिल्में लिखी थी उनके साथ एज एन असिस्टेंट। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हमारी लिखी लाइंस ये इतने बड़े एक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट फिल्म्स शुरू की। उस वक्त मैं प्लेस तो कांस्टेंट, ये दौरान प्लेस कभी छोड़े नहीं थे, ना मैं छोड़ पाऊँगा आगे भी, तो वो मैं करता ही रहा। देन कांजी विरुद्ध कांजी प्ले जो किया, वो कांजी विरुद्ध कांजी को हमने फिल्म में किया कि इसका फिल्म बना दें। Yes, yes. I remember seeing 3 versions of it. Yeah. With Sachin, with Tiku. Bhai and with फिर मराठी में भी हुआ, मकरंद अनासपुरे डिड इट, केशवा माधवा, एंड देन हिंदी फिल्म के बाद तो इवन लाइक इट हैपेंड इन 2 अदर लैंग्वेजेस आल्सो, तेलुगु एंड कन्नड़ा। तो वो एक प्ले था जो काफ़ी हद तक अच्छा रहा मेरे लिए। या किशन वर्सेस कन्हैया, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। परेश भाई ने तो इसकी यूएस में और लंदन, वहाँ पर भी काफ़ी शोज़ किए। परेश भाई ने इसके बहुत अच्छे, मतलब किशन वर्सेस कन्हैया वाज आल्सो ह्यूज हिट। But you didn't have any
नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं था। पर मैं तो बहुत ही अलग बैकग्राउंड से बुलेश्वर में रहता था तभी, तो एकदम ही मतलब चौल कल्चर में, और मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और सबका पूजा पाठ करवाना और वो सब काम था। तो मैं भी ग्रेजुएट हुआ तब तक लोगों के घर पे जाके पूजा करवाता था, लाइक सत्यनारायण कथा हो, शादी करवानी हो। सो मैं तो एकदम बिल्कुल अलग कल्चर से ही था। पर कॉलेज में वही प्लेस करने शुरू किए, फिर कॉपफूड, INT, इप्टा, वो सब कॉम्पिटिशन्स करते करते वो चस्का लगा। और एज एन एक्टर भी काफ़ी अच्छे हिट हुए थे, एज ए राइटर भी काफ़ी हिट हुए थे, पर जो एज अ डायरेक्टर सबसे बड़ा हिट कहा जा सकता है वो कांजी विरुद्ध कांजी था। उसके पहले भी एक कॉमेडी प्ले था, कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल, वो भी बहुत बड़ा हिट था। उसके पहले जो प्लेज थे, हाइला रमीला पाछी आवी, तमे मने गमो छो, नटू आई लव यू, जिसमें देवेन भोजानी, वैशाली था, डिम्पल शाह थी, हाइला रमीला पाछी आवी, वो सब प्लेस भी काफ़ी मतलब प्लेस वाइज बहुत बड़े हिट थे। पर कांजी ऐसा था कि वो क्रिटिक्स और मासेस दोनों को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि दोनों बातें थी उसमें। मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसा प्ले आया था कि लोग शो ख़त्म होने के बाद थिएटर के बाहर बहुत खड़े रहते थे, डिस्कस करते थे, एक्टर्स को मिलने के लिए, इसके लिए नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि एक्टर की राह देखते हैं, नहीं, वो खुद ही अपने इतने सवाल होते थे कि कल मैं सिद्धिविनायक जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कल मैं ये पूजा कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं ये उपवास कर रहा हूँ, ये व्रत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। उनके डिस्कशन और उसके लाफ्टर्स इतने बाहर आते थे कि हम लोग जेन्यूनली एज एन एक्टर और डायरेक्टर हम लोग सब उनके बाजू में से गुजर जाते थे, पर दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द प्ले। सो दैट्स वेयर वी रियलाइज कि ये जेन्यूनली बहुत बड़ा अपने आप में हिट कहते हैं ना, वैसा हुआ था। मतलब एक 75 ईयर ओल्ड कपल आके हमको बैकस्टेज में यहाँ मिलकर गया था और बोला डायरेक्टर कहाँ है, उनके पैर छूने हैं। आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? बोला ये प्ले अगर आपने 25 साल पहले बनाया होता तो हमारी लाइफ बहुत अलग होती। तो ऐसे ऐसे अलग तरह से ब्लेसिंग्स मिल रहे थे कि इट रियली टर्न द टेबल, ऐसा हो गया था। मतलब मैं तो अपने आप के बारे में भी बोलूँ तो ऐसा भी था कि मुझे भी अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर काफ़ी वो होने लगा था कि यार मैं जो उसके पहले जो प्ले किए थे वो सही थे या गलत थे, अभी आगे क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ों पे सवाल खड़े कर दिए वो प्ले की वजह से। होता है ना कभी कभी सुर मिलता है आपको, तो वो सेंसिबिलिटी का जो सुर है वो मिला। और वो वेलकम जिंदगी तो जब हमने देखा तभी तो ऐसा था कि हमें कुछ आता ही नहीं है, ये खाली सौम्य जोशी को आता है और हमें इससे बस सीखना है। इतने हद तक के हम उससे प्रभावित हो चुके थे। वी वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा प्ले कैसे हो सकता है 3 कैरेक्टर्स को लेकर। 102 नॉट आउट फिर प्ले वेरी डिफरेंट टेंशन पे, फिर आज जाने की जिद ना करो, कंप्लीटली डिफरेंट। या हाँ प्लीज़, वो बहुत बड़ा लॉस है। भाईदास का नहीं होना हमारे सबकी लाइफ के लिए बहुत वो है। या नाउ दे आर कमिंग अप विथ 3 थिएटर्स इन वन कॉम्प्लेक्स, 3 or 4, like 1,800, 600 and 200 like that they are coming up with a proper so that will be a, पर जल्दी हो जाए और कुछ नहीं। क्योंकि अभी क्या होगा कि नेहरू के बाद कोई थिएटर ही नहीं है, नेहरू वर्ली के बाद सीधा अस्पी मलाड आता है, तो नेहरू और अस्पी के बीच में, मलाड के बीच में कोई ऐसा हब नहीं है जहाँ पे प्लेस हो सके। वो हिंदी में ही कर सकते हैं, गुजराती में करना बहुत डिफिकल्ट है। गुजराती में एंड्रूज में लोगों को लेके आना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दैट एरिया में गुजराती इतने हैं नहीं। वेर इफ यू सी पार्ला देन यू नो विले पार्ला इज लाइक फुल ऑफ गुजरातीज, लाइक ईस्ट और वेस्ट, और वहाँ आसपास अंधेरी, सेंटा क्रूज सब कवर हो जाता है। हाँ वो प्रॉपर सेंटर है वो। दीनानाथ में मोस्टली चैरिटी शोज हम लोग करते हैं अभी, और या फिर बहुत ही जैसे सिद्धार्थ रांदेरिया का प्ले है वेर
मतलब वो कहीं से भी लोग आ जाते हैं, मतलब पीपल फ्रॉम, आई हैव सीन लोनावाला से लोग प्ले देखने आ जाते हैं, तो वो एक अलग, इज़ अ ग्रेट क्राउड पुलर गाय, सो ही कैन डू दैट टाइप ऑफ प्लेस. But you may notice that big plays, people are going to see big plays. Yeah. They want to see spectacle. And they don't mind spending money. I mean, we've seen that. NMACC में 4-5 हज़ार Yeah. tickets they're willing to spend. So do you think that's something that you would like to explore? Because you're also a cinema person. Yeah. You're doing something big. Yes, I had couple of subjects also in my mind, so that I'm throwing with my ideas with सौम्य जोशी also, कि ये हम ये लेवल पे करते हैं. तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी प्ले मैं जब अगर डायरेक्ट करता हूँ या लिखता हूँ, तो उसमें सौम्य प्रोड्यूसर होता है, जो वो करता है उसमें मैं प्रोड्यूसर होता हूँ. तो वो हम लोग अभी आइडिया जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. और अभी जैसे नीता मुकेश अंबानी जो ऑडिटोरियम्स, वो काफ़ी अच्छे हैं और वेरी एडवांस, मतलब वहाँ पे आप सोच सकते हो कि कुछ कर सके. पहले ऐसा था नहीं कि इतने रिवॉल्विंग के साथ अगर प्ले करना हो तो हम लोग इतने इक्विप्ड ही नहीं थे. और जो एक दो जगह पे था, पर वो इतना ऑपरेशनल नहीं है, उसमें भी काफ़ी मेंटेनेंस है जो करना पड़ेगा. Something like opera house doesn't work very well. Opera house also they doesn't have a revolving or stuff like that. वो बड़े हैं, पर उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना, वो उतना वो नहीं है. Because I just saw. They intend to do it like that, but उतना है नहीं. But you're one of the very few theatre people who really made it big in films also. In the sense you worked with the biggest stars. I mean, like Cher, Amitabh Bachchan, and Rishi Kapoor. What makes you keep coming back to film? मुझे लगता है कि थिएटर वो जगह ऐसी है कि जहाँ मेरा क्राफ्ट है वो थोड़ा शार्प होते रहता है, क्योंकि वहीं का वहीं मुझे रिएक्शन मिलता है, तो मुझे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर पहले मैं थिएटर में एक्सप्लोर करता हूँ या वो करता हूँ, तो मुझे हर तरह का ऑडियंस मिलता है, फ्रॉम 500 रुपीज़ क्राउड टू 100-200 रुपीज़ क्राउड ऑल्सो, सब तरह का ऑडियंस मुझे मिल जाता है. और पता नहीं, वो मुझसे थिएटर जो है वो मुझसे छूटना डिफ़िकल्ट है मेरे अंदर से. या मैंने बीच में ऐसा था कि मैं 3 साल थिएटर नहीं कर पाया था, 3-3.5 साल, पर एवरी संडे मुझे क्रेविंग इतना होता था, या मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो किसी का देखने चला जाता था. और वहाँ होता है कर्टन बंद होता है जब किसी का प्ले अभी शुरू होने वाला है, पर मैं जाके कर्टन को पकड़ के ऐसे खड़ा रहता था और इतना बोलता था कि जल्दी मुझे वापस यहाँ लेके आ जाओ. तो वो हमेशा प्रार्थना रहती है, प्रे वही करते हैं कि भैया जल्दी यहाँ लेके आओ. तो दैट इंटेंट ऑलवेज वो था ही कि थिएटर तो करते रहेंगे. जैसे अभी मुझे डायरेक्ट करने का टाइम नहीं था, तो मुझे लगा कि ये मैं लिख लेता हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं लिखता रहूँगा. तो लिखते लिखते जो माधुरी दीक्षित प्ले है, वो जो ओरिजिनल का नाम कुछ अलग ही था, ये थोड़ा तुझं थोड़ा माझं, और ये गुजराती में माधुरी दीक्षित है. तो टाइटल भी क्यों ये रखना, और उसमें जो प्ले है उससे क्या अलग भी करना, कीपिंग द उसके सोल को इंटैक्ट रखते हुए गुजरातियों को अच्छा लगे और गुजरातियों को समझ में आए. क्योंकि सेंसिबिलिटी ऑडियंस टू ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, फ्रॉम मराठी ऑडियंस टू गुजराती ऑडियंस. तो वो सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत अलग तरह से एडप्ट किया, एंड ऑफ कोर्स विद द राइटर्स परमिशन कि मैं इस तरह से एडप्ट कर रहा हूँ. एंड ही ऑल्सो हैप्पीली अग्रीड, एंड ही सेड कि नो, दिस इज अ ब्रिलियंट टेक, कि इस तरह से अगर आप करोगे एडप्ट तो उस तरह से प्ले बहुत ही अलग बन गया और बहुत अच्छा चल रहा है अभी. जब भी गुजराती में people keep complaining, गुजराती directors and producers, that एक तो the गुजराती audience is getting older, so we are losing young audience, and they are saying that maybe there is something that we are not able to do that could attract young people. So they are not allowed. They feel the system doesn't let them experiment or do something completely different. They have to work within a very narrow circle of subjects and so do you find that hampering your work? To some extent, but like Soumya is also attempting, myself is also attempting the same thing कि youth वापस थोड़ा आए. Problem with the youth is
कि नाउ देर आर नो गुजराती मीडियम स्कूल्स. नाउ इन द फैमिली ऑल्सो दे स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, नॉट इन गुजराती. सो फॉर अस इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग कि जब आप बोलोगे ही नहीं, जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आपकी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर घर में आता है पर यू डोंट नो व्हाट गुजरात समाचार और मुंबई समाचार और जन्मभूमि प्रवासी हैज़ रिटन. आपका एक अलग ही न्यूज़पेपर आता है जो आप पढ़ते हो. सो वो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो इनफैक्ट मैंने ये लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ऐसी कोशिश की कि मैं लोगों को गुजराती सिखाऊं. एटलीस्ट जो क ख ग जैसा होता है एटलीस्ट पढ़ना सिखाऊं. तो वो मैंने काफ़ी हद तक लोगों को किताबें भी बांटी लोगों के घर पे जाके कि अभी लॉकडाउन ही है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा भी गुजराती आप सीखोगे तो अच्छी बात है. इसलिए नहीं कि सिर्फ वो गुजराती प्लेस देखने आए, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इतना सारा लिटरेचर है गुजराती में कि वो भी अगर पढ़े तो उनको पता चलेगा कि यार इतना बड़ा लिटरेचर है हमारे यहाँ पे. झवेरचंद मेघाणी से लेके हरकिशन मेहता और बहुत मतलब कांति भट्ट और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है कि आप जब अगर पढ़ोगे ही नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है. उस वजह से ऑडियंस जो है वो एकदम ही डिस्कनेक्ट हो गया है. तो वो वापस लाने के लिए थोड़े यूथ सेंट्रिक प्ले भी करने पड़ेंगे. सो जो बड़े लेवल पे जो प्ले करने का जो विचार है उसमें यही है कि थोड़े ऐसे प्लेस करो जिससे यूथ वापस आए. तो वो कंसर्न है ही, पर डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि यूथ वापस आए. तो अभी क्या है कि 40+ ऑडियंस है वो आता है और उनको अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि आप लोग भी जाओ, तो कभी कभी जाते हैं देखने के लिए. पर जैसे वेलकम जिनकी प्ले है या माधुरी दीक्षित प्ले है जिसमें कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को लेकर आ गए हैं देखने के लिए. सो दे कम, वो बच्चे जब अंदर आते हैं इंटरवल या प्ले ख़त्म होने के बाद तो जैसे कि अच्छा हुआ कि हमने ये प्ले देखा, अभी हम गुजराती प्लेस देखेंगे. हम तो उनको कहते हैं कि आप और भी प्लेस देखो, सब जाके प्ले देखो, आपको पता चलेगा कि अच्छा काम चल रहा है. तो वो कोशिश हमेशा सबकी रही है कि यूथ और आ जाए अंदर. Yes. They read and speak Gujarati. Yes, very well. They studied also. How old are they? They are, one is 24 year, one is 22, and the youngest one is 10-year-old. तो उसको मैं वैकेशन में सिखाता हूँ जो 10 साल का है. पर बाकी जो मेरे 2 बच्चे हैं वो छत्रबूत नरसी में थे, तो वहाँ गुजराती था एज अ लैंग्वेज. सो लकीली वो लोगों ने सीख लिया है गुजराती. And you did a lot of acting initially. Yeah, yeah. Acting आपका पीछे रहेगा. हाँ, वो फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना अच्छा एक्टर था नहीं. मतलब भले मैं मेन लीड भी करता था, पर तब से भी मेरी जो पहले से इंक्लिनेशन था वो पहले से राइटिंग और डायरेक्शन की ओर ज़्यादा था. तो जब उस पर पकड़ ज़्यादा आने लगी तो लगा कि ये तो एक्टिंग तो अभी भाई नहीं करनी है. इनफैक्ट एक फिल्म में तो मैं मेन विलन था जहाँ पे Played a डबल वेर सैफ और मिथुन चक्रवर्ती साहब दोनों हीरो थे. You तो played a female and yes. So that because I got that film because of Psycho, because I played mother and son in the play, that Hitchcock's film, no? Yeah, so that's why I got that character. So but पर फिर भी मुझे बहुत फिल्म में ऐसा लगता है कि बोरिंग काम है एक्टिंग. बहुत बैठना पड़ता है वैन में कुछ करना, तो एक्टिव रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑन सेट आई एम मोर कंफर्टेबल. So when you were self-taught as a director, आपने ऐसे plays देखे होंगे which may have inspired you or impressed you and you felt that this is the kind of style you should follow, this is the kind of approach you should take. तो ऐसे कोई हैं people would like to name that? Yes, I definitely loved सत्यूस प्ले और बादल सरकार जी के जो कुछ प्रोडक्शंस थे इन गुजराती. इफ़ यू से अपने महेंद्र जोशी's थिएटर आई ऑलवेज लव्ड. एंड देन आई हैव असिस्टेड लॉट ऑफ प्लेज विद परेश भाई, शीरत छेद, चिरंजीव एंड Mulrad mentioned, Kayakalp. In many plays I used to assist him. So I really learned lot of things from my seniors. तो वो ऐसा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था मेरा कि मैं NSD से हूँ या FTIS से हूँ, ऐसा नहीं था. जो था वो
ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करते करते ही सीखे। और जो भी मैं बहुत बड़ा ये भी मानता हूँ कि आपके जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। आप जो बैकग्राउंड से बड़े होते हो तो वो जो है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आप कैसे, आपका ब्रिंगिंग अप है वो भी कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ही किया हुआ है काम, और वैसे ही सबका काम देख देख के जो अच्छा लगा है, पर ऐसा कभी नहीं किया है कि वैसा किया है तो एग्जैक्टली वैसा यहाँ करो। वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि अगर वो सोचते तो कैसे सोचते, दैट इज़ द आइडिया, नॉट टू कॉपी देम टू अर्ली। सच अ टैलेंटेड, आई मीन वी रियली मिस हिम। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ ऐसा थिएटर करता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं उनको ये दिखा सकता था कि सी जोशी, हम लोग उनको जोशी बुलाते थे, कि जोशी ये देखो हमने ये किया है, तो आप देखो एंड यू रिएक्ट वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो वी मिस few people like that. And what do you think of the idea of now people recording plays and putting them on YouTube or something? I am not in favor of that at all. At all. I mean, for my record, अगर मुझे करना है कि मैंने ये प्ले किया है, उस वक्त हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था कि प्ले को शूट करके रख ले ऐसे ही अपने पास। पर जब से मोबाइल आए हैं या ऐसा कैमरा है जहाँ पे हम एटलीस्ट फॉर माई रिकॉर्ड कि मैंने एक प्ले किया है या मेरा कोई रिप्लेसमेंट आता है उसको दिखाने के लिए कि ऐसा मूवमेंट है, ऐसा कर लेना, वो पर्पस के लिए मुझे लगता है कि शूट कर लेना चाहिए। पर उसको यूट्यूब पे डालना या उसको, जैसे काफ़ी ऐप्स है अभी, और वो भी ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स ही हैं, ऐसा नहीं है, पर आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है कि जो लाइव प्ले करते हो, लाइव ऑडियंस जो रिएक्ट करती है, उसका बहुत अलग एक चार्म है। तो आई डोंट एंडोर्स दैट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने पुराने जो प्लेस थे जो मैंने सिर्फ डायरेक्ट किए थे, मैं प्रोड्यूसर नहीं था, और वो प्रोड्यूसर आके मुझे कहता है कि मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मैं उनको दे देता हूँ, तो परमिशन दे दो। सो आई गिव देम द परमिशन ऑल्सो कि कर लो भाई, आपके लिए अभी राइट नाउ ये रिक्वायरमेंट है तो कर लो। पर अगर जो प्ले मैंने खुद ने प्रोड्यूस किए हैं, वो प्ले जो मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए हैं, वो मैं प्ले ऐसे नहीं देता हूँ। When you make a film based on a play, mentally what is your process to distinguish the two? Because the language of Yeah, both the mediums are different and both the languages are equally challenging. I mean, see, when you do a play, you know that you have to culminate your play, or you have to in like 8 or 9 scenes, you have to before first act is 4 scenes or second act is 4 scenes or 5 scenes. I mean, there is no fixed grammar to it, but still we have to demarcate certain things. Where film has a different potential, and there's a term called suspension of belief. So theater and film has that boundary. There your theater का जो फोर्थ वॉल जो है वो ऑडियंस है, where cinema is 360 degrees. So here you have to perform like जो सामने एक वॉल नहीं है उसके सामने परफॉर्म कर रहे हो, and film is a different language. So both are equally challenging and both are equally exciting to work with. मुझे दोनों क्राफ्ट पे काम करने का उतना ही चैलेंजिंग और अच्छा लगता है. Because if you see like Oh My God का play Kanji, it's like 8 scenes, and if you see the film there are 118 sequences. Vast difference. But I found that Oh My God worked as a film, but 102 Not Out somehow उसमें वो staged में था. Yes, no, but the requirement of film was like that. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर स्टेज से फिल्म करते हो तो उसको खोल दो, पर इट्स नॉट एवरीथिंग इज अबाउट ओपनिंग द वॉल्स. वो 102 नॉट आउट की रिक्वायरमेंट थी कि दैट वन कैरेक्टर जो चिंटू जी कैरेक्टर कर रहे थे, ही वांटेड टू स्टे इन दैट 4 वॉल्स, ही डजंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, एंड दैट वाज द चैलेंज. तो दैट सब्जेक्ट रिक्वायर्ड दोज क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरमेंट that one person chose to live with. कि I want to live in this 4 wall. I have accepted my age
and I want to live like this. If you are elder to me as my father and you want to live your life like this, is your choice. But at the age of 75 I have realized that मैं बूढ़ा हूँ और मैंने मेरे वृद्धत्व का स्वीकार किया है. तो ये सवाल कई इंटरव्यूअर्स बोलते कि वो काफ़ी स्टेज जैसा था, पर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उसको उसमें ही रहना है. पर जब एयरपोर्ट का सीक्वेंस आता है तो वो एयरपोर्ट जाता है, जो हम लोग स्टेज पे नहीं कर पाते थे. वो लड़के को हम लोग घर के दरवाजे तक लाके फिर उसको निकालते थे. तो खोलना भी कैसे खोलना, कितना कैनवास उसका वो करना, उसका भी एक लैंग्वेज होता है. तो यहाँ कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी. सो जो भी कंटेंट होता है उसको लेकर था. अभी ओ माय गॉड में उतनी पॉसिबिलिटी थी कि जो भी धर्म गुरु हैं जो अलग तरह से अपने आश्रम खोल के बैठे हैं, तो आई हैड अ लिबर्टी टू क्रिएट ऑल द डिफरेंट आश्रम्स ऑफ मिथुन चक्रवर्ती सर्स और गोविंद नामदेव और जो भी और 3-4 हमने जो दिखाए थे, तो उनका हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग किया था. वैसा कि वाराणसी में जाके नोटिस मिलेगी, पर जहाँ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई सब्जेक्ट हो कि जो एक कमरे का ही है और पूरी फिल्म उसको आप कैसे खोलोगे? आपको एक कमरे में ही फिल्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वो है कि एक कमरे की है. या बट 102 नॉट आउट रियली वर्क बिग टाइम. या ऑफ कोर्स उसका स्केल और यूनिवर्सल अपील वाइज, every subject has a different appeal. So this subject had a larger audience because God की existence को लेकर आप सवाल करो, then every household will have or every car you will find something. So it's or every wallet will have something. So वो इतना अंदर है सबके कि आप सबकी बिलीफ की बात कर रहे हो. डेफिनेटली वेलकम जिंदगी का हम लोग जो ब्रेक करना चाह रहे हैं, उसका पूरा नरेटिव स्टाइल जो है बहुत अलग वे में हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं. तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बनेगी फिल्म डेफिनेटली. और मैंने और सौम्य ने अभी 1 महीने पहले ही उस पर डिस्कशन करना शुरू किया, और उस पर मतलब बहुत जल्द ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ अच्छा बनाने का.